नमस्कार। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे करवाई जाती है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन इस चैप्टर को करेंगे और हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपसे क्वेश्चन साथ के साथ बनवाता जाऊंगा। पहेली एंड बुजो went to their uncle's house during summer vacation। पहेली और बुजो गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनका अंकल किसान था। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो etc इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने खेतों में खुरपी, सिक्कल, शावल, प्लो जैसे औजार खेतों में देखे। यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे थे या कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन अदर एनिमल्स, उनमें ह्यूमन बींग्स भी है, मानव भी है, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो वो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं। बट परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट। तो हमें ये जब पहले ये पता होना चाहिए कि क्यों खाने की ज़रूरत होती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। खाने से जो एनर्जी निकलती है वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने शरीर के बहुत सारे कार्यों करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करने के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और बोथ। हम अपना खाना जो है वो प्लांट से या एनिमल से या दोनों से जो है वो लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, एक बड़े स्केल के ऊपर खाना पहुंचाने के लिए जो है हमें खाने की, क्रॉप की रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगी, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो प्रॉपर होना जो है बहुत ही आवश्यक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो फसल को उगाया जाता है, फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है, वो सारा हम इसमें देखेंगे कि कृषि के लिए क्या क्या
कदम जो हैं वो जरूरी हैं। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. पुराने जमाने में जो लोग थे वो एक कॉलोनी टाइप्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे खाने की और आश्रय की तलाश में जो थे वो चलते रहते थे। दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो अपने खाने के लिए कच्ची सब्जियां, कच्चे फल और एनिमल का, पशुओं का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्होंने जो था वो फसल उगाना शुरू किया और उसमें उन्होंने चावल, गेहूं और अन्य फसलें जो है वो उगाई। 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ, एग्रीकल्चर का, कृषि का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called as crop. यहाँ से आपको कई बार एक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? तो इसमें आप लिखते हैं कि व्हेन अ प्लांट of the same kind are cultivated on one place on a large scale is called as crop. For example, crop of wheat means that all the plant grown in the field that are wheat. क्रॉप ऑफ wheat crop का मतलब है कि एक ही फील्ड में सारे के सारे जो पौधे हैं वो wheat के ही हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप पहले ही जानते हैं कि क्रॉप्स जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे दालों की फसलें, सब्जियों की फसलें और फलों की फसलें। These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब इन फसलों को हम किस सीजन में, किस मौसम में उगाते हैं, उस मौसम के उगाने के बेसिस के ऊपर, उसके आधार के ऊपर इनको वर्गीकृत करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर रीजन। यहाँ पर जो मौसम है, जो तापमान है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, वर्षा है, वो क्षेत्र से क्षेत्र तक जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट है। किसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी कारण जो है हमारे देश में बहुत सारी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस भिन्नता के होते हुए भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दो मेन क्रॉपिंग पैटर्न जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो हैं दीज आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब यहाँ से हम देखेंगे व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज़ रबी क्रॉप, और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप। द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप। ऐसी फसलें जो बरसात के मौसम में बीजी जाती हैं। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप। ऐसी फसलें जो बरसात के मौसम में बीजी जाती हैं खरीफ क्रॉप कहलाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया, जो रेनी सीजन है इंडिया में, भारत में, वो जनरली शुरू होता है जून से सितंबर के बीच। और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं, जो एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। और इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में फसलें उगाई जाती हैं,
विंटर सीजन को कंसिडर किया अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप। सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च तक उनको रबी क्रॉप कहा गया। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। ये जो फसलें हैं ये रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप जो है उनको कहा जाता है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो फसलें हैं, दालें हैं और सब्जियों की फसलें जो हैं वो कई जगह पे गर्मियों में भी उगाई जाती हैं। यहाँ से मेन क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में लिखेंगे दे आर सोन इन रेनी सीजन, रबी क्रॉप में लिखें दे आर सोन इन विंटर सीजन। और इसमें ये भी लिख सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप इज व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड etc. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन कौन से कदम उठाते हैं उसको करने के लिए, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़। जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, एक किसान के द्वारा एक निश्चित समय में बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है एक फसल को उगाने के लिए। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक माली जो है वो एक फसल को उगाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल सजावट वाले पौधे लगाते हैं, गमले में पौधे लगाते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या उस पौधे को उगाने के लिए आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और उसी एक्टिविटीज़ को, उन्हीं कार्य को जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो है वो नाम दिया गया। और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी लिस्टेड की गई है यहाँ पे। जैसे प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद सोइंग की जाती है, फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर किया जाएगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर किस तरीके से ऐड करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं क्रॉप को, फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, बीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उसकी हार्वेस्ट कैसे करना है और स्टोरेज कैसे करनी है। अब सबसे पहला जो एक्टिविटी है दैट इज प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे तैयार करना है। हमने फसल उगाने से पहले उस जगह की जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार करना है ताकि उसमें अच्छी फसल हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा, सबसे पहले वहाँ से खेत को साफ़ किया जाता है, फिर उसकी मिट्टी को जो है वो उसमें हल चलाया जाता है, उसको लेवल किया जाता है, बारीक किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो सारे इसमें आ जाएंगा। वो हम देखेंगे किस तरीके से जो वो सॉइल की प्रिपरेशन जो वो कर रहे हैं, वो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी फसल को उगाने से पहले का जो स्टेप है, पहले का जो कदम है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना, कि किस तरीके से सॉइल को तैयार किया जाता है फसल उगाने के लिए। वन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को, मिट्टी को लूज करना, उसको उल्टना पलटना। दिस अलाउज दी रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसके लिए हमें, ताकि क्यों मिट्टी को हल्का बनाया जाता है, क्यों मिट्टी को लूज किया जाता है, ताकि जड़ें जो हैं वो गहराई तक जो वो जा सकें, जाने में उनको आसानी हो। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। उसमें लूज सॉइल में जो है जो जड़ें हैं वो आसानी से रेस्पायर कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, उन तक आसानी से जो वो एयर पहुंच सकती है।
दे गो डीप इनटू द सॉइल, वो आसानी से जो है मिट्टी में गहराई तक पहुंच सकती हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, अगर मिट्टी ढीली करी गई होगी, लूज करी गई होगी, तो उसमें पौधा आसानी से सांस कैसे ले सकता है, जड़ें कैसे ले सकती हैं। द लूजन सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो लूजन सॉइल होती है वो अर्थवॉर्म के और अन्य माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, ये भी फार्मर के सहयोगी हैं, क्योंकि ये सॉइल को लूज करने में, टर्न करने में हेल्प करते हैं और इसमें ह्यूमस ऐड करते रहते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, क्यों सॉइल को नीड करने की, टर्न करने की और लूजन करने की ज़रूरत पड़ी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, क्योंकि ईजिली उसमें रूट्स ब्रीथ कर सकती हैं, इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, इजीली माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, और अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू द फार्मर। वाई, कैसे, हाउ, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं कि दे टर्न हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। You have learnt in previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर मिनरल होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होती है और कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जो पत्ते, पौधे, एनिमल सड़ गल गए होते हैं, उनको सड़ाने का काम भी जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन दी डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और जो उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी दोबारा जो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उनको दोबारा से प्लांट्स जो है वो क्या कर लेता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, जो हमारी टॉप लेयर है सॉइल की, सिर्फ वही प्लांट की ग्रोथ में जो वो हेल्प करती है। Turning and loosening of the soil brings nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrient. Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of the crop। यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो टॉप सॉइल होती है सिर्फ उसी में ज़्यादातर जो है वो, जो टॉप सॉइल होती है उसी टॉप सॉइल में जो है वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट होते हैं, और उसको टर्न करना, लूजन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जिससे वो न्यूट्रिएंट जो वो सॉइल में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और वहाँ से प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग क्या चीज़ है और प्लोइंग क्या, एक नंबर का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, हल चलाते हैं हम, हल चलाते हैं, मिट्टी को उल्ट पलट करते हैं, ढीला करते हैं। तो मिट्टी को उल्ट पलट क्यों किया जाता है, दैट इज प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग होता है हल जोतना, प्लो हल चलाना, तो वो टिलिंग क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, ये एक प्लो की हेल्प से जो है वो सारा काम किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो हल है वो लकड़ी का भी बना होता है और लोहे का भी बना होता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई,
अगर मिट्टी बहुत सूखी है, ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग, तो प्लोइंग करने से पहले, हल चलाने से पहले उसको भिगोना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि खेतों में हल जोतने से पहले, फसल बीजने से पहले हम बारिश का इंतज़ार करते हैं। बारिश का इंतज़ार इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो थोड़ी सी गीली हो जाए। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। आपने देखा जैसे मिट्टी को उखाड़ते हैं तो बड़े बड़े ढेले इसके निकलते हैं मिट्टी के, दैट इज कॉल्ड क्लम्प्स और क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक, और उनको फिर बाद में तोड़ा जाता है, उन क्रम्स को तोड़ा जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। फिर उसके बाद खेत को पूरा लेवलर के हेल्प से जो वो लेवल किया जाता है। अब लेवल क्यों किया जाता है? एक तो वो मिट्टी क्रम्स को तोड़ा जाता है, उसके लिए वो हेल्पफुल हो जाता है, सोइंग के लिए हेल्पफुल हो जाता है, और प्लस इरिगेशन के लिए भी वो क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग करते हैं हम, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? लेवलर की हेल्प से कर रहे हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू दी सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार बिफोर टिलिंग भी जो है वो मैन्योर को ऐड करना पड़ता है खेतों में। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर इन द सॉइल, जिससे जो मैन्योर है वो आसानी से जो है वो खेतों में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। फसल बीजने से पहले इसको नमीदार बनाया जाता है, चाहे बारिश के पानी से, चाहे सिंचाई के पानी से। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो औजार हम कृषि में यूज करते हैं वो क्या क्या है? बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी क्रम्स होती हैं उनको ब्रेक करना जो वो ज़रूरी होता है, ताकि और खेत में अच्छे से काम इसलिए किया जाता है कि हमारे पास अधिक से अधिक, अच्छी से अच्छी फसल हो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और ऐसे खेतों को फसल के खेतों की मिट्टी को तैयार करने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज इज प्लो, हो और कल्टीवेटर, जिसके लिए प्लो, हो और कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले प्लो क्या? हल। ये बेटा प्लो दिया गया है, जो हमारे पास प्लो होता है, हल होता है, जिसको हम बैलों के साथ चलाते हैं, उसको प्लो बोलते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द बीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। बोलता है कि प्राचीन समय से ही ये काम होता रहा है कि पहले ज़मीन को जोता जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है, फिर खरपतवार को हटाया जाता है और सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग की जाती है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स और कैमल। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले लोग जो थे वो बैलों के साथ जो वो हल चलाते थे। कई जगह पे बैलों की जगह, इसकी जगह पर हॉर्सेस और कैमल का भी यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। जो प्लो होता है, प्लो में एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है, जैसे आपने ये देखा, ये यहाँ पे that is called and the that is called plowshare। plowshare ये वाला, ये हमारा आगे वाला जो plowshare आ गया। the main part of the plow is a long log of wood। ये जो लकड़ी का लंबा सा बना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, हल की प्लो शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के लास्ट वाले कॉर्नर पे इसके लिए एक हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और लास्टली एक बीम के ऊपर जो है वो टिकाया गया होता है, जो कि बुल्स की नेक के ऊपर लगा होता है।
वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। एक जोड़ी बैल और एक आदमी जो है आसानी से हल को चला सकता है और हल से खेतों को जोत सकता है। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जो पुराने लकड़ी के हल होते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में पुराने समय से यूज हो रहे थे, वो धीरे धीरे अब खत्म हो गए। इनकी जगह अब लोहे का हल जो है वो आयरन प्लो जो है वो यूज हो रहा है। हो क्या चीज होती है आप देखेंगे। हो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग बीड्स और फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये भी एक सिंपल टूल होता है जो जो कि खेतों से खरपतवार को हटाने के लिए और फसल को मिट्टी को लूज करने के लिए जो वो यूज किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड, इसकी एक लंबी रॉड होती है ऑफ वुड, लकड़ी की, और आयरन या लोहे की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट of iron is fixed in the one end one of its end। इसके एक अंतिम किनारे के ऊपर एक मजबूत चौड़ी लोहे की प्लेट जो है वो लगी होती है। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, जो कि एक ब्लेड का कार्य करती है। ये हो है, जैसे लोहे का हल होता है उस तरीके से बनाता है, लोहे का हल की तरह हो ब्लेड। एंड इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स, और एनिमल के द्वारा ये चलाया जाता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के द्वारा हल चलाया जाता है उसको कल्टीवेटर बोलते हैं। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल जो खेत प्लोइंग की जाती है, खेतों में जो खेतों को जोता जाता है, हल चलाया जाता है, वो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। ट्रैक्टर के ऊपर जो वो कल्टीवेटर लगा होता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर की वजह से जो है वो समय भी बचता है और जो मेहनत भी कम लगती है। तो आपने इसमें जो देखा, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज किए, दैट इज प्लो, हो और कल्टीवेटर। आगे देखेंगे सोइंग। अब हमने सॉइल को पूरी तरह से तैयार कर लिया हुआ है। अब उसमें हमने बीज को बीजना है। किस तरीके से बीज को बीजेंगे, बोलता सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। मैक्सिमम किसान उस बीज को प्रेफर करता है जो ज़्यादा मात्रा में अन्न पैदा करे। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड की सिलेक्शन कैसे की जाती है। एक्टिविटीज 1.1 टेक अ बीकर एंड फिल्ड हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। हम क्या करेंगे, एक बीकर में, एक गिलास में पानी ले लेंगे, उसमें एक मुट्ठी जो है वो गेहूं के बीज की डाल देंगे और उसको बड़े आसानी अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और थोड़ी देर के बाद हम कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं, और देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ सीड जो थे वो पानी के नीचे बैठ गए, कुछ जो थे वो ऊपर तैरने लगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। जो हल्के थे वो ऊपर तैरने लगे और जो भारी थे वो पानी में के नीचे बैठ गए, पानी में डूब गए। भाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों हो गए। डैमेज्ड सीड, जो सीड खराब हो गया होता है, जो बीज खराब हो गया होता है, बिकम हॉलो, वो अंदर से खाली हो जाता है। एंड दस लाइटर, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है। एंड देयरफॉर दे फ्लोट ऑन दी वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में तैरने लगता है। जो सीड, जो बीज खराब हो गया होता है वो अंदर से खोखला हो गया होता है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम दी डैमेज्ड वन। बोला ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम जो है वो अच्छे बीज को
खराब बीज से जो वो अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फसल को बीजने के लिए किन किन औजारों की ज़रूरत होती है और किस प्रकार के औजार जो है वो यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन एनी केस फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकता है या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर जो है वो डायल करके जो है वो मुझसे बात कर सकता है, इसके टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक पूरी तरह समझ आए। और इसके बाद सेम जो मैंने पढ़ाया उसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूँगा यूट्यूब पे, उस वीडियो को देखें और देखने के बाद जो हमारा चैनल होगा उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।